हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ मैं जो है वो शेयर करने वाला हूँ। आज हम जो है वो एचपी पटवारी जो 2025 का तो फॉर्म ही निकला है, चलो एग्जाम आपका 2026 में होगा। तो उसके लिए जो है हम 80 डेज मास्टर प्लान को जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो जो है वो ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट से मेरा मतलब है, देखो हर कोई अपने एग्जाम के लिए सीरियस होता है, बट सीरियस इन द सेंस कि अगर आप उनमें से हो कि चलो पटवारी नहीं हुआ तो कोई दूसरा सही, कल को जेवे की पोस्टें भी आनी है या आगे चलकर और पोस्टें आएगी, उनको हम दे लेंगे, तो वो चलो अलग चीज है। बट कुछ ऐसे होते हैं डेडिकेटेड कैंडिडेट कि भाई यार इस बार जो है वो पटवारी क्लियर करना ही करना है, जो कुछ हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम जो है वो जी जान लगा देंगे, अपनी तरफ से हम जो है वो 100% देंगे। तो उनके लिए जो है ये वीडियो है। साथ ही साथ मैं आपको जो है वो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि जो आपका सेक्शन ए है, जो सेक्शन बी है, कि कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आने के जो है वो चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ऑफिशियली जो है वो कुछ नहीं बताया गया है और ना ही कभी बताया जाएगा। तो वो थोड़ा सा हम आइडिया लगाएंगे, ठीक है, और एक बिल्कुल सटीक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इतने क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आराम से बैठकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और बड़े ही आराम से जो है वो सारी चीजों को हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखो, हमारा पटवारी का जो है वो बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है, क्लासेस भी आनी शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां पर पेड कोर्सेज में जाकर जब आप पेड कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो यहां पर नीचे की तरफ आपको जो है वो पटवारी का बैच दिख जाएगा और इस तरीके से आपको जो है वो हर एक सेक्शन का कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, डेमो मटेरियल भी आप चेकआउट कर सकते हो, डेमो भी आपको मिल जाएगा। जब आपके पास बाय करने का ऑप्शन आता है तो उससे ऊपर ही एक कंटेंट का सेक्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो सारे डेमो आप जो है वो देख सकते हो। अच्छा देखो, बैचेस तो बहुत सारे चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, हमारा बैच औरों से कैसे अलग है? देखो, ऑब्वियस ही बात है कि आप वहां पर जाना चाहोगे जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो देखो, हमारी ये मेरी जो एंशिएंट हिस्ट्री की पहली वीडियो है, उसका जो है वो यहाँ पर स्लाइड है जो कि आपके सामने है, और इसी तरीके से हमने जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का ये विस्तार है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपकी दी गई है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है आपको विजुअल तरीके से पढ़ाना। ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है जी, और आपको कुछ याद नहीं है। देखो, जब एग्जाम में आपको पता है 2 से 3 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है, तो जब एग्जाम में इतने ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पर आप उनसे आगे होने चाहिए, आपकी रिवीजन उनसे बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, आपकी तैयारी उनसे बेस्ट होनी चाहिए और आपका कंटेंट भी उनसे बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वो विजुअल तरीके से आपको याद रखवाने की कोशिश करेंगे कि इतना सारा सिलेबस जो है वो आपने याद कैसे रखना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, तो ये पूरा मैप के अकॉर्डिंग कि ये वाली साइड कौन सी आपकी, ये वाली साइड आपकी ईस्ट है, ये वाली साइड आपकी वेस्ट है, ये वाली साइड आपकी नॉर्थ है और ये वाली साइड आपकी साउथ है। ठीक है, तो ईस्ट में हमारा कौन सा जो है वो पॉइंट पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का? आलमगीरपुर पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ में कौन सा पड़ता है? मांडा पड़ता है। आपका वेस्ट में कौन सा पड़ता है? सुतको गैंडोर पड़ता है। और दक्षिण में कौन सा पड़ता है? साउथ में कौन सा पड़ता है? देमाबाद पड़ता है। और इसकी शेप कैसी बनती है? इसकी शेप इस तरीके से बनती है, यानी कि ट्रायंगल टाइप की इसकी शेप बनती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पर पूछे गए हैं। तो जब आप विजुअल तरीके से पढ़ते हो, और ये क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट क्लास जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के इसी तरीके से बहुत प्यारे तरीके से बताई गई है। ठीक है, साथ साथ नदियां भी बताई गई है, कौन कौन सी नदियां हैं। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, इससे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो ये पूरी इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, एक यही इमेज नहीं है, ठीक है, पूरी क्लास ऐसे ही पढ़ाई जाएगी। देखो, नगरीय योजना, ठीक है, बीच में नगर दिखाया गया है कि जब ग्रिड पद्धति की बात होती है तो ग्रिड जो है वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये मोहनजोदारो का ग्रेट बात है। इसके अलावा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पशुपतिनाथ की मुहर आपने पढ़ी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। अब उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी के बेस्ड ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि उन पे कौन कौन से जानवर छपे होते हैं। तो ये हमारी रियल पशुपतिनाथ की मूर्ति है और इसके ऊपर कौन कौन से जानवर हैं उसको हमने इस तरीके से जो है वो दर्शाया है। ठीक है, मतलब कि हमारा पूरा फोकस रहेगा 100% आपको पटवारी बनाने पर। और दूसरी चीज क्या है कि आपको कंटेंट याद रहे, वो हमारा जो है वो मेन चीज है। ठीक है, पूर्व समाधिकरण तरीके से जो है वो यहां पर क्या होता था कि अंतिम संस्कार होता था, दाह संस्कार होता था, तो एक आइकन उसके साथ ऐड किए गए हैं ताकि आपको विजुअल चीजें याद रहे। आई बात समझ?
क्योंकि होता है ना कि अगर मैं आपसे अभी प्यासे कौवे की कहानी पूछ लूं तो आप प्यासा कौवा आराम से बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपने विजुअली वो चीजें देखी है, किताब में जब आप बचपन में पढ़ते थे तो वो विजुअल चीजें वहां पर प्रिंट होती थी, उसी चीज को हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से कौन कौन सी वस्तुएं कहां कहां से आती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, कहां कहां से अफगानिस्तान से क्या आ रहा है, मेसोपोटामिया से क्या आ रहा है, ओमान से क्या आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम आपको जो है वो कैसे पढ़ाएंगे, विजुअल तरीके से पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारा जो बैच है वो दूसरों से अलग है और 1 साल की वैलिडिटी है, कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा जो इंडियन जीके जैसे ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसकी भी आप डेमो वीडियो चेक कर लेना, संदीप सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही तरीके से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए सबसे अलग है, दूसरों से अलग है, चाहे सबके डेमो चेकआउट कर लेना। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिमिटेड सीट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, वैसे तो एग्जाम पैटर्न सबको पता ही है, बट फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन पटवारी का क्या रहेगा भाई, 120 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, और कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा और 1.5 घंटे का आपको लगभग जो है वो टाइम मिलेगा। अच्छा, इस 1.5 घंटे में आपको मैथ्स भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि मैथ्स के लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आप बाकी सेक्शन पर आपकी कमांड होनी अच्छी है। ठीक है, जैसे कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आप जीके वाला सेक्शन कर रहे हो, जो आप जो है वो जीके में जैसे इंडियन पॉलिटी आ गई, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इकोनॉमी आ गई, आप साइंस वाला जो सेक्शन कर रहे हो, ठीक है जी, वो सारे आप टिप्स पर याद हो आपको। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना आपकी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए कि उसमें ज्यादा टाइम ना लगे, ताकि वो सारा टाइम आप कहां पर दे सको, वो सारा टाइम आप जो है वो मैथ्स में लगा सको। जिनका मैथ्स आपको पता ही है कि यार मैथ्स में टाइम लगता ही लगता है। अब इसमें जो 120 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। इसमें 85 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फील्ड से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। और दूसरा क्या आएगा भाई, दूसरा आएगा 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स में आपकी हिमाचल जीके भी है, ठीक है, जनरल नॉलेज भी है, आपकी एवरीडे साइंस भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, सोशल साइंस भी है, जनरल हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जनरल हिंदी भी है, मैट्रिक स्टैंडर्ड की, और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए गए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें 35 मार्क्स में है। और ऊपर के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपका स्पेशली रहने वाला है, आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है जी, इसके अलावा आपका जो है वो बाकी चीजें होगी, ये सारी चीजें जो है वो किस में रहने वाली है, 85 मार्क्स में जो है वो रहने वाली है। समझ आ गई? ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट 1 के बारे में, ठीक है, पार्ट 1 के बारे में, सेक्शन 1 के बारे में बात करूं तो टोटल क्वेश्चन यहां पर 85 पूछे जाएंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स जो है वो यहां पर कितने रहेंगे, 85 रहेंगे। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, कि कितने कितने सेक्शन से जो है वो कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपके जो है वो 12 एमसीक्यूज हमने यहां पर रखे। रीजन बिहाइंड दैट, हिस्ट्री में आपकी एंशियंट भी आती है, ठीक है, हिस्ट्री में आपकी जो है वो मेडिवल भी आती है, और हिस्ट्री में आपकी मॉडर्न भी आती है। तो सारा कुछ उन्होंने दिया है, ऑब्वियस सी बात है सारा कुछ कवर किया जाएगा। ज्योग्राफी में आपसे 12 एमसीक्यूज हो गए, इकोनॉमी में आपके 6 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, और इकोनॉमी कोई ज्यादा लेवल की नहीं है, बेसिक बेसिक इकोनॉमी आपकी जो है वो पूछी जाएगी। पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, मैथ्स के आपके 20 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, साइंस के आपके 10 एमसीक्यूज हो गए, क्योंकि साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा दिया गया है, ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज तो ऑलरेडी उसमें पूछे ही जाएंगे। हिंदी के 5 हो गए, इंग्लिश के 5 हो गए, और कंप्यूटर के 5 एमसीक्यूज हो गए। अब हिंदी इंग्लिश मैंने यहां पर क्यों कम रखा है, वैसे इससे कम भी हो सकता है, क्यों, रीजन क्या है उसमें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपकी जो है वो पार्ट बी में भी ऐड की गई है। दोनों सेक्शंस में आपकी हिंदी और इंग्लिश ऐड की गई है, तो यहां पर क्वेश्चन आपके दो दो भी हो सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को आपका कंप्यूटर में ऐड किया जा सकता है। तभी मैंने बोला कि अभी ऑफिशियली इसका कुछ नहीं पता है, बट ये है कि हाँ, इसी लेवल के आपके इधर उधर एक आधा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, यही पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो मैथ्स जरूरी होता है, तो मैथ्स के तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि जब सब्जेक्ट से रिलेटेड बोला जाता है, या फील्ड रिलेटेड बोला जाता है, या एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोली जाती है, तो +2 तक आप क्या पढ़ते हो, +2 तक आप जो है वो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वो सारी चीजें उनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 12-12 क्वेश्चन आप लगाकर यहां पर चलिएगा। ठीक है, मैथ्स के मैंने सबसे ज्यादा रखेंगे, क्योंकि मैथ्स का जो सेक्शन रहता है, या मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो पटवारी एग्जाम में ज्यादा रहती है। और हिंदी इंग्लिश में मैं दोबारा से बोल रहा हूं, थोड़े से क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि सेकंड सेक्शन में जो है वो आपका हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल साइंस भी पूछी जाएगी। जनरल साइंस और साइंस थोड़ी सी अलग है। जनरल साइंस में आपके जो एवरीडे साइंस होते हैं उसके क्वेश्चन आएंगे, और साइंस वाला जो इन्होंने सिलेबस डाला है वो वाले आएंगे। समझ आ गया? तो ये थोड़ा सा आपका रहने वाला है। हिस्ट्री 12, ज्योग्राफी 12, इकोनॉमी 6, पॉलिटिक्स 10,
मैथ्स 20, साइंस 10, हिंदी 5, इंग्लिश 5 और कंप्यूटर 5। 5 कंप्यूटर के थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं अगर हिंदी और इंग्लिश को उन्होंने जो है वो यहां पर कम कर दिया। तो ये आपका क्या है, 85 मार्क्स का जो है वो रहने वाला है। बात करें अगर सेकंड सेक्शन की, ठीक है, तो सेकंड सेक्शन में क्या है, सेकंड सेक्शन में जो है वो आपका 35 मार्क्स का पूछा जाएगा और 35 ही जो है वो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 35 रहेंगे। अब इसमें कौन कौन सा सेक्शन है, देखो इसमें सबसे पहले आता है एचपीजी के। एचपीजी के अगर अराउंड आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, करंट अफेयर के यहां पर 5 लगा लो, लॉजिकल रीजनिंग के यहां पर 5 लगा लो, ठीक है, जीके जो आपका यहां पर बोला गया है वो 5 लगा लो, बट वो कौन सा पार्ट लगाओगे आप, स्टैटिक जीके वाला लगाओगे। स्टैटिक जीके क्यों, क्योंकि बाकी सारी जीके तो ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुकी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमी हो, ठीक है, वो ऑलरेडी वहां पर कवर हो चुकी है, तो स्टैटिक वाला पार्ट यहां पर कवर किया जाएगा। जनरल साइंस की बात करें, 4 क्वेश्चन यहां पर लगा लो और हिंदी इंग्लिश के जो है वो 3-3 क्वेश्चन यहां पर लगा लो, ठीक है। तो ये आपका जो है वो मोटा मोटा तौर पर जो है वो आपका क्या रहेगा, सेक्शन बी रहेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, बट ये सारा ही पूछा जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एचपीजी के अगर उन्होंने मेंशन किया है, करंट अफेयर मेंशन किया है, लॉजिकल रीजनिंग मेंशन किया है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ दोगे, ऐसा तो है नहीं। हर एक सेक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। एचपी का एग्जाम है तो एचपीजी के को हमने थोड़ा जो है वो यहां पर ज्यादा मानकर चला है। और बाकी मैंने प्रीवियस का आपको बता ही दिया, प्रीवियस में जो है वो सारे इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलती है कि जो आपने तैयारी करनी है, ठीक है, वो क्या करनी है, वो सारे सेक्शंस की करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी में ढील दे रहे हो, किसी को आपको लग रहा है इसको मैं छोड़ देता हूं। एक चीज बहुत बेनिफिट, मैं प्रो टिप्स आपको दूंगा, ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश और साइंस की प्रिपरेशन आपको कॉमन करनी है, ठीक है। मान लो कोई बच्चे होते हैं ना, जैसे पार्ट ए को डिवाइड करके चल रहे हैं, पार्ट बी को डिवाइड करके चल रहे हैं, तो इनमें से हिंदी इंग्लिश और साइंस की तो आपको देखो, आप हिंदी चाहे +2 स्टैंडर्ड की पढ़ो, क्योंकि 85 मार्क्स वाला +2 स्टैंडर्ड का है, और जो बाकी है वो 10th स्टैंडर्ड का है। तो इंग्लिश हिंदी तो आपको कॉमन तैयार करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सेक्शन ए में आएगा, सेक्शन बी में आएगा, वो कॉमनली आ जाएगा। इसी तरीके से साइंस, जनरल साइंस भी आप थोड़ी सी वहां पर इंक्लूड करके एक ही तरीके से जो है वो साइंस की तैयारी करोगे। दूसरी मेरी टिप आपको ये रहेगी कि जो ज्यादा फोकस आपको करना है वो पार्ट ए के ऊपर करना है, 85 मार्क्स के ऊपर, क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 85 मार्क्स के ऊपर पूछे जाएंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, मान लो यार देखो 35 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है जी, सॉरी 35 मार्क्स का जो आपका है वो सेकंड सेक्शन है। अब उसमें एचपीजीके के मान लो 10 मैंने बोला है, 10 नहीं पूछे जाते, 8 ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन 35 के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे या 85 के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे? जो स्टार्टिंग आपको तैयारी रखनी है वो 85 मार्क्स के ऊपर रखनी है, ठीक है, कि मेरा 85 मार्क्स में से ज्यादा क्वेश्चन मुझे जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोशिश ये रखना कि जो 35 मार्क्स वाला आपका एरिया है ना, इसको आप एग्जाम के एक आधे महीने पहले जो है वो शुरू करना, ये मेरी पर्सनल आपको रहेगी। क्यों? क्योंकि हिंदी तो आप पहले पार्ट में भी कवर कर रहे हो, इंग्लिश आप पहले पार्ट में भी कवर कर रहे हो, साइंस आप पहले पार्ट में भी कवर कर रहे हो, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपका कवर चल ही रहा है। बचा क्या, एचपीजी के। एचपीजी के आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ते आए हो, ठीक है, हमेशा से आपने पढ़ी है, तो मुझे पता है मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे उनको सिर्फ सिर्फ जो है वो रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। करंट अफेयर अभी से पढ़ोगे तो उसका कुछ ज्यादा बेनिफिट रहेगा नहीं, क्योंकि वो 35 मार्क्स में आएगा, ठीक है। वो लास्ट के समय में एक बार आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक साल के देखने हैं, ठीक है, और उसी दौरान देखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी से अगर लगा के चलोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो आपको एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 85 मार्क्स में करंट अफेयर आ रहे होते कि भाई अलग से सेक्शन ऐड किया गया, तो हम मान सकते हैं कि इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट 5 से 6 क्वेश्चंस के लिए अगर आप अभी से ही डेली करंट अफेयर पढ़ने लगे, तो मेरे हिसाब से वो चीज सही नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि आपको 6 से 7 महीने मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रोबेबली मार्च के मिड में या फिर लास्ट तक जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो मेरा मोटे मोटे तौर पर कहना यह है कि भाई जो आपको फोकस करना है वो पहले 85 मार्क्स पर करना है, ठीक है। फिर 35 मार्क्स को बेशक आप साथ में लेकर चलो, 3 सेक्शन तो आप ऑलरेडी उसके कवर कर ही रहे हो, बाकी थोड़ा थोड़ा जो है वो उसको कवर करते चलना, बट 85 मार्क्स पर ज्यादा जो है वो फोकस रखना। और मैथ्स भाई जिनका कमजोर है पहले सुन लेना, ठीक है, अपनी कमजोरी को जो है वो मतलब ये मत कर लेना कि वो आपके एग्जाम पर हावी हो जाए, ठीक है। अगर आपका मैथ्स 0 भी है ना, 0 बिल्कुल 0, तो भी आप उसको जो है वो हायर पॉइंट पर लेकर जा सकते हो, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो। समझ आ गया? तो डरना नहीं है कि भाई मेरा मैथ्स कमजोर है तो ऐसा है कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, ठीक है, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, बाकी बच्चों का तो बहुत अच्छा मैथ्स होता है, वो उन्हीं का ही पटवारी निकलता है, ये भी मैंने स्टेटमेंट सुनी है, जिनका मैथ्स अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे,
आप भी आराम से कर लोगे, ठीक है, बट प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है कि भाई 80 डेज का जो है वो मास्टर प्लान यहां पर क्या रहने वाला है, ठीक है, अगर आप जो है वो सीरियस लेवल पर तैयारी करने वाले हो, ठीक है। तो मैंने 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया है। अब ये सीरियस कैंडिडेट के लिए या जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर न्यू कैंडिडेट है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको लगता है। मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है यही वाला छोटा सा, ठीक है। तो अगर आपको सही लगता है तो आप इसको जो है वो इंक्लूड अपने डेली रूटीन में कर सकते हो। बट अगर आप किसी और तरीके से तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी तैयारी बेस्ट चल रही है, तो वो भी सही है, ठीक है। फेज 1 में जो है वो आपका 1 से 28 डेज रहेगा बिल्ड फाउंडेशन, ठीक है। देखो आपका जो सिलेबस है पटवारी का वो है आपका +2 लेवल तक का, और मैं जितना भी आपके पास टॉपिक है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है। यानी कि क्या है कि आपको जो है वो आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। ज्यादातर जो एमसीक्यूज बनेंगे वो बेसिक के ही बनेंगे, ये चीज आप देख लेना जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपके 1 से 28 डेज हैं उस पर आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक पे काम करना है, ठीक है। यानी कि ज्यादा डीप डाइव नहीं करनी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको सीधा सीधा क्या करना है कि फेज 1 से लेकर 28 तक फाउंडेशन बिल्ड करनी है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, नोट मेकिंग स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। अब देखो यार नोट्स मेकिंग को लेकर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग मत है, अलग अलग पॉइंट है। कुछ बोलते हैं कि भाई नोट्स बेनिफिट होते हैं, कुछ बोलते हैं कि नोट्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट बुक से भी कर सकते हो। तो ये टोटली आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ इसको टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, कुछ इसको बेनिफिशियल मानते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। रीजन क्या होता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि नोट्स बनाए हुए, अपने बनाए हुए नोट्स जो है वो कहां पर काम आते हैं, और नोट्स ऐसे बनाना जो बाद में खुद को आपको पहचान में आ जाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा देखा है कि नोट्स तो बना लिए, बाद में खुद को खुद ही नहीं पता लग रहा है कि मैंने लिखा क्या था, ठीक है। तो पहले तो भाई आपको बेसिक पे काम करना है। 1 से 28 डेज, बेसिक का मतलब समझ रहे हो ना कि बेसिक सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन बेसिक के आपको सारे पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको नोट्स भी जो है वो यहां पर बना लेने हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। फिर आपका जो सेकंड बेस रहेगा, सेकंड फेज रहेगा, वो रहेगा 29 से 56 डेज का, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, आप सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक तो यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट बचे हैं, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, मान लो आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने बेसिक बेसिक चीजें जो है वो सारी कवर कर ली, ठीक है। तो फिर आपका जो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट बचते हैं वो वहां पर आपको नोट्स में ऐड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद कब कहां पर चलना है, अपने सिलेबस को खत्म करने की तरफ चलना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने जो है वो शुरू करने हैं। अब देखो यार सेक्शनल टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब क्या कहते हैं, बच्चों का क्या माइंडसेट है, बच्चों का माइंडसेट है कि भाई फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। भाई फुल मॉक टेस्ट तब लगते हैं जब आपकी तैयारी पूरी होती है। सेक्शनल टेस्ट कब लगते हैं? सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है कि यार मैंने जो है वो एक मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया, चलो मौर्य साम्राज्य का टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने जो है वो शक डायनेस्टी पढ़ ली तो मैं उसका टेस्ट लगा लेता हूं, मैंने एचपी रिवर्स पढ़ ली तो मैं उसका टेस्ट लगा लेता हूं। तो ये होते हैं सेक्शनल टेस्ट जो कि आपको शुरू करने हैं, ताकि 10 नंबर के या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, या 10 से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो लगभग 56 डेज का आपने ये टारगेट रखना है कि भाई आपका जो है वो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो यहां पर खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो आप में से एचपीजी के बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी होगी, वो तो सिर्फ रिवीजन ही करनी है आपने, ठीक है। उसमें एक आधी बार आपको जो है वो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उस चीज पर ज्यादा फोकस करना है जो चीज आपकी सबसे वीक है, ठीक है। वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिस चीज पर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे जब लास्ट तक आप पहुंचते हो तो लास्ट तक जो है वो आपका क्या होता है, काम मतलब रिवीजन का रह जाता है। फेज जो 6 रहेगा, जो आपका सी फेज रहेगा वो रहेगा डे 57 से लेकर 72, ठीक है। हैवी प्रैक्टिस, ठीक है, और अपनी गलतियों को इसमें क्या करना है कि आपने प्रीवियस पेपर को जो है वो यहां पर एनालाइज करना है। प्रीवियस पेपर से मतलब पटवारी के पेपर से नहीं है भाई, पटवारी के पेपर मत देखिएगा। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं, क्योंकि पटवारी का पेपर पहले अलग ऑर्गेनाइजेशन लेती थी, अब एचपीआरसीए ले रहा है। पूरा पैटर्न भी बदल गया है, और पटवारी का वो वाला लेवल जो है वो डाउन होता था, अब वो वाला लेवल आपको पता है क्या है। तो जो प्रैक्टिस करने हैं पास्ट पेपर वो इस तरीके से करने हैं कि मान लो, ठीक है, आप इंडियन जीके पढ़ रहे हो, सॉरी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, इंडियन जीके में से भी मैं एक इंडियन पॉलिटी निकाल लेता हूं, ठीक है। पास्ट पेपर को जो है वो एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूं। तो इंडियन पॉलिटी के हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी से जितने भी एमसीक्यूज बने हैं उनको आपको रीड करना है।
और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ये आपको अपनी गाड़ी सेंट्रल लेवल पर लेकर जानी है कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी से प्रीवियस ईयर पेपर्स में, चाहे वो कोई भी पेपर हो, मुझे उसको जो है वो कवर करना है। इस तरीके से एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर को। प्रीवियस ईयर पेपर को जो है वो ये नहीं करना है कि भाई चलो भाई पटवारी के पेपर देख लेते 2019 के या 5 साल के पेपर, उससे कुछ नहीं होने वाला। और इसी तरीके से ज्योग्राफी होगी, इसी तरीके से इकोनॉमी होगी और इसी तरीके से बाकी सारी चीजें। अपनी गलतियों पर जरूर वर्क करना है कि कहां मैं गलती कर रहा हूं, कहां मैं चूक रहा हूं। ठीक है जी, कौन कौन से मेरे वीक एरियाज हैं। ठीक है, जब मैंने A1 डे से लेकर 56 डेज तक की तैयारी कर ली है तो ऐसी क्या चीज है कि जो मुझे बार बार याद ही नहीं हो रही है। ठीक है, या फिर कुछ और दिक्कतें सामने आ रही है। ठीक है, या टेस्ट में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं या पा रही हूं। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करके रखनी है। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट फेज आता है वो आता है 73 से लेकर 80 का। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको जो है वो इंटेंसिव रिवीजन साइकिल में जो है वो घुसना है। और ये रिवीजन साइकिल में आपकी हेल्प कौन करेगा? जो नोट्स आपने यहां पर बनाए थे। एक बात मुझे बता दो, जो ये बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, जब आपका टाइम रिवीजन का आता है तो आप क्या करोगे? जब मान लो आपने पॉलिटी की तैयारी करी है, किससे आपने करी है? लक्ष्मीकांत से। तो रिवीजन के टाइम में क्या आप लक्ष्मीकांत को लेकर बैठोगे? बैठ भी जाओगे तो वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस देता है। ठीक है, कि यार इतनी मोटी किताब है, कैसे रिवाइज करूंगा? जब उतनी मोटी किताब के नोट्स जो हैं वो आपने कुछ पन्नों में बनाए होंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने शॉर्ट्स नोट, तो वो ही आपकी हेल्प करते हैं किसमें? आपके इंटेंसिव रिवीजन में। और किसी भी एग्जाम को आप रिवीजन के बगैर क्रैक नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो है वो आपको फाइनल मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है, जो भी आपके फुल मॉक टेस्ट होते हैं वो फिर आपको लगाने हैं कि हाँ भाई अब मेरी तैयारी पूरी है तो मैं देखता हूं कि कितने मॉक टेस्ट में मैं सही कर सकता हूं। ठीक है, और एग्जाम से पहले तो चलो ये एग्जाम के बाद, जब एग्जाम होंगे तब की तब बात करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको कैसा रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपका मास्टर प्लान रहेगा जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट ये याद रखिएगा कि पहले, ठीक है, आपको अपने बेसिक ही क्लियर करने हैं। एनसीईआरटीज में जितने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें और एडिशन ऐड करना शुरू करो, सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर पर आओ। ठीक है जी, और फिर उसके बाद आओ फाइनल रिवीजन पे। तो इस तरीके से चलोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ी सी अगर आप भी एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो तो वो अपने तरीके से आप कर सकते हो। डेली स्टडी टारगेट का देखो, अगर आपके पास फुल डे का टाइम है तो आप 6 घंटे तो आप आराम से लगा सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मैथ्स में जो है वो आपको अच्छे से टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 4 घंटे तो आपको तब भी निकालने पड़ेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट देखा है कि यार पटवारी का ही तो एग्जाम है, इसके लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कमेंट भी बच्चों के आए हैं। याद रखना, कंपटीशन बहुत है, सीबीटी एग्जाम है। ठीक है जी, आधों को जो है वो पहली बार ऐसा होगा कि वो कंप्यूटर पर बैठेंगे और सीबीटी एग्जाम देंगे। तो अपनी सीट अगर पक्की करनी है तो दूसरों से जो है वो 10 कदम आगे रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी स्टडी, मतलब सीरियस, मैंने पहले ही बोला था सीरियस कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने हिसाब से टाइम निकालना। जब ऑब्वियस सी बात है कि डेली पढ़ोगे ना हर एक सब्जेक्ट को, तो अपने आप ही 4-5 घंटे तो अपने आप हो जाएंगे कि हाँ भाई यार ये पढ़ना था। और कोई वीक सब्जेक्ट होगा, मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो और ज्यादा टाइम आपका बढ़ेगा। समझ आ गया ना? तो इस तरीके से जो है वो तैयारी करना। बाकी सबका अपना तरीका भी होता है, बट मेरी एक चीज हमेशा याद रखेगा, कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, एज कंपेयर टू आप एक दिन में सब कुछ पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू पढ़ते चले कि हाँ यार मैंने आज मैथ 2 घंटे किया, कल भी मैं 2 घंटे करूंगा, परसों भी करूंगा, आज मैंने एचपीजी के पढ़ी, आज मैंने इंडियन जी के पढ़ी, कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा, तो इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली अगर टारगेट बना के चलो, जैसे मैंने आपको तभी बताया ये फेज 1 1 से 28, इस तरीके से बना के चलो कि 1 से 28 दिन तो मैंने सभी की, इंडियन इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, ठीक है जी, मैथ्स हो, बेसिक क्लियर करना है, सिर्फ बेसिक क्लियर। ठीक है, उसके बाद मैं फिर 29 से 56 में जो है वो फिर एडिशनल चीजें जो है वो पढ़ूंगा। कि मान लो आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, आपने रेशियो पढ़ा, बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो आपको बाकी चीजें आती है। और उसके बाद फिर आप क्या है, फिर आगे आगे जो है वो आप बढ़ते चलेंगे। ठीक है, फिर आपने आगे चलकर जब आप सेकंड फेज में आए तो फिर आपने उसमें और डिटेल उसका एडवांस लेवल करना शुरू किया। समझ आ गया? इसके अलावा बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। देखो, बेस्ट बुक कोई नहीं होती है। एक तो सबसे पहले यार ऑल इन वन बुक जो है वो मत खरीदना। मार्केट में आती है, पटवारी की बुक आ गई है, ठीक है, सब कुछ एक ही बुक में भर के दे दिया, वो बुक आपको कहीं पर भी बेनिफिशियल नहीं रहने वाली है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। ठीक है, हर एक चीज की, अब मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है, बट जो आपको मिलती है उस बुक को पढ़ लो। ठीक है, जहां पर आपको मिलती है, इंडियन जीके के लिए बच्चे पूछ रहे थे तो ल्यूसेंट वगैरह की बुक ले लेना, या फिर साइंस के लिए पूछ रहे थे तो ल्यूसेंट की आती है। दूसरी चीज, जो हमारा बैच ज्वाइन करेगा उसको तो बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
ठीक है। और आपने नोट्स देख लिए होंगे। नोट्स तो आपको देखो, क्लास ही आपको इतनी अच्छी तरीके से मिलेगी, ठीक है, कि आपको जो है वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने अच्छे से क्लास में जो है वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, अच्छे से जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस बार आपके पटवारी का टारगेट होना चाहिए पूरा, कि इस बार हमने 530 सीटों में लगना ही लगना है, अगर आपका माइंड क्लियर है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।